जितनी रिकमेंडेड है 1 से 1.5 पैक ओवर 2 to 3 आवर्स विद हेल्दी डाइट। तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये हो सकता आपको नुकसान ना दे, कह रहे हो पॉइंट। पर अगर तुम मैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखाना आया कि ये हो गया, देखो जी रिकॉर्ड किया जर्नलिस्ट आ डॉक्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ जाके जनानी ਨੂੰ दिखाओ आ देखो जी ये है लिया बोतल शुरू हुई है, फिर गलत है काम। और दूजा पैग का भी मतलब पैग है, पैग मीन्स 30 ml, नॉट पटियाला नॉट महा पटियाला पैग। कहते मैं पटियाले से भी कितने रुकते हैं, वो कहता 2 पैग पीना, मैं कहता किन्नी पीना, कहता पूरी बोतल पीना, क्योंकि 2 पैग में एक बोतल उस तो घट भी चलती नहीं, कल्ले जाती नहीं। वो ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਅਫੀਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ? देखो असी आसान रस्ता लभ लें। अफीम ने हार्ट में कुछ नहीं करना। अफीम जी उन्हें सिर्फ तुहानू पेन तो रिलीफ दे देना। मैडिकली भी यूज़ करते सी उन्होंने, जिवें मैं दस्सिया कि 1984 में जो मैं एम डी की तो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट की सीगा, इन्हों इंजैक्शन मॉर्फिन दे दो, इन्हों इंजैक्शन पैथेडिन दे दो, दे आर सेम अफीम है। पेन रिलीफ लिए देना ओके फाइन, लेकिन एट द सेम टाइम वो इलाज नहीं है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक का इलाज अगर असी करना है तो ये नोट करके रख लो, हर घर विच एक किट होनी चाहिए है जिदे कि डिस्प्रिन गोलियां पईयां होनी चाहिए, क्लोपिडोग्रेल दी गोलियां पईयां होनी चाहिए, तो माउथ डिजॉल्विंग अटोरवास्टैटिन पई होनी चाहिए। 300 मिलीग्राम डिस्प्रिन पानी च घोलो, इमीडिएट पिला दो, एक्सट्रीमली हेल्पफुल। 4 गोलियां क्लोपिडोग्रेल दियां 75 मिलीग्राम दियां, 300 मिलीग्राम, 300 तो याद रखो, उन्ना ही क्लोपिडोग्रेल उन्होंने दे दो, और एक माउथ डिजॉल्विंग उन्होंने कहो कि अटोरवास्टैटिन चूस लै। अगर हार्ट अटैक नहीं भी होएगा, नुकसान नहीं करेगी, पर अगर हार्ट अटैक है तो इमीडिएटली फायदा देगी। एक कार्डियक किट हमेशा होनी चाहिए, और पेन रिलीफ लिए मॉर्फिन की जगह सॉर्बिट्रेट की 5 मिलीग्राम की जी गोली है उस किट में होनी चाहिए है, क्योंकि हैवीनेस है, भारीपन है, ये जीभ थले रख लिया, वो फर्स्ट एड है, ना कि अफीम। सर एक छोटा जिहा क्वेश्चन है, किसी को बीपी डायग्नोज हो गया, बीपी दी मेडिसिन ले रहा है, सीजन चेंज होया, उधर बीपी डाउन जाना शुरू हो गया, मेडिसिन लेते हैं, इन बिटवीन डॉक्टर को डायग्नोज कर रहा है कि तू इस तरह कर रहा है, गोली अद्धी कर दे, इन बिटवीन का एकदम 15-20 दिन बाद बीपी शुरू होना शुरू हो जाता है। क्या ऐसा होता है? इसको शरारती बीपी कहते हैं? नहीं, शरारती बीपी नहीं कहते। ब्लड प्रेशर हमेशा बंदे का वेरी करता है, सिर्फ मौसम का फ़र्क नहीं, इवन दिन में वेरी होता है, जिसे डायर्नल वेरिएशन कहते हैं। जो आपका ब्लड प्रेशर है सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक राइज करता है, हम समझते हैं कि शाम को ज़्यादा होता है, इट्स नो, अर्ली मॉर्निंग राइज करता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप एक्टिविटी करते जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली गर्मियों में ब्लड प्रेशर रिलेटिवली कम होता है, सर्दियों में उसी आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। रीज़न उसका क्या है? गर्मियों में आपको पसीना आ रहा है जिसमें सॉल्ट निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, गर्मियों में आपकी नाड़ियाँ खुल रही हैं, वेजो डायलेटेशन जिसको कहते हैं, सर्दी के मौसम में वेजो कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं जिससे नाड़ियों के बीच में प्रेशर बढ़ रहा है, आपको पसीना नहीं आता, सॉल्ट लॉस आपका कम हो जाता है, एंड पसीने को छोड़ के इनसेंसिबल लॉस जिसे हम पर्सपीरेशन कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पर्सपीरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि समर्स में होता, विंटर्स में नहीं होता। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूँ कि एक बार एडजस्ट कराओ, अप्रैल मई में अपनी मेडिसिन एक बार जाके कराओ नवंबर में, उस समय अंदाजे से पता चलता कि इसकी दवाई कितनी कम या ज़्यादा करनी है।
एक रीडिंग पे पैनिक करके आदि ना कर दो। अगर आप फ़ोन पे कंसल्टेशन लेनी शुरू करोगे तो लेट मी टेल यू, कोई भी डॉक्टर आपको ठीक कंसल्टेशन नहीं दे पाएगा। होता क्या है कि 8 बजे आप थिएटर से निकले, उसके बाद आपके पेशेंट्स को पता है कि ये अवेलेबल है, फिर आपने फ़ोन करना शुरू कर दिया, ना आपका दिमाग चल रहा होता, डॉक्टर को भी तो थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, तो यार रद्दी कर ले यार, मेरा पीछा छट, कड़वी बात कर रहा हूँ, पर दैट्स उसको 2-3 दिन रेगुलेट करो। अगर कंसिस्टेंटली लो है, टेक अनदर ओपिनियन, दोबारा जाओ डॉक्टर के पास। सर अभी मैंने ब्लड डोनेट नहीं देखा लास्ट स्प्रिंट डिजॉल्वेबल 4 गोलियां प्लेग्रिन दियाँ 75 मिलीग्राम वाली ईच, 300 मिलीग्राम हो। एटॉर्वा MD माउथ डिजॉल्विंग 80 मिलीग्राम और सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम। सॉर्बिट्रेट एमरजेंसी ਲਈ, पेन रिलीफ ਲਈ, ਇਹ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ, ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तद नहीं, इट इज़ अदर वे राउंड। अगर ये चीज़ें एबनॉर्मल है तो डेफिनेटली हेल्दी नहीं रहेगा, बट अगर ये कंट्रोल च स्टिल जिन्हों जेनेटिक टेंडेंसी है उन्होंने हो सकता हार्ट अटैक, या जिन्हों फैमिली टेंडेंसी है या किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ तुसीं कंट्रोल कर ली तो रिस्क घट गया थोड़ा, लेकिन नॉन डायबिटिक जिन्ना रिस्क नहीं होएगा। बट वाई वी स्ट्रेस कि 3 चीज़ां ठीक रखो, बिकॉज ये प्रिवेंटेबल कॉजेज है जिन्होंने किसी रिस्क को घटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी की अपनी नेचर है। देखो जो 80s में कोई ट्रीटमेंट नहीं सीगा हार्ट अटैक का, उदों 3 किस्म की परसनैलिटीज़ डिफाइन की गई सी। टाइप A परसनैलिटीज़ जेडे इंटैलीजेंट है, अग्रैसिव है, 2 घंटे भी 4 घंटे का काम करना चाहते हैं, आउट परफॉर्मर्स है, दे आर वेरी सक्सैसफुल इन लाइफ, बट ਉਹਦਾ कीमत की हैगी है ज़्यादा टेंडेंसी हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर। दूसरे इस तो बिल्कुल उल्टे है, टाइप B परसनैलिटीज़ जिन्होंने बाई नेचर किसी का स्ट्रैस ही नहीं होता। थोड़े घर भी अग लग गई, तुम देखना यार आज तो बड़ा सोहना लग रहा, चमक रहा घर, अज मज़ा आ गया, वो होना ही नहीं कुछ भी, इदा तो बंदे हार्ट अटैक ही होना। बट दैन उन्होंने अपना अपना नुकसान है, और यू आर एवरी वन इज़ बॉर्न विद अ बिहेवियर, वो चेंज नहीं हो सकता। और सब तो खतरनाक जोड़ा बिहेवियर सीगा वो सीगा टाइप D परसनैलिटी, ABD। D इज़ डिस्ट्रैस्ड परसनैलिटी। हुण डिस्ट्रैस्ड परसनैलिटी की है, वो इदा बैठा आराम नाल सामने बैठे बंदे नूं लग रहा यार ये तो टाइप B परसनैलिटी है पक्का, वो दिमाग की चल रहा। और यार सरदार जी ने मैं जो पीली पगड़ी पहनी है वो गल बनती है, अज तो साला एतवार है, रेड पानी चाहिए सी, अब बंदे नूं कुछ नहीं पता यार, यदी कमीज़ मेरी कमीज़ तो सफ़ेद क्यों। पड़ोसी ने गड्डी ले ली मर्सिडीज़, वो खुश हो रहा है, तुम अंदरों कुड़ी जा रहे हो, भैन जो चोर है, इनू किवें मिल गई गड्डी, मैं सारी उम्र मेहनत करता रहा, मैनू नहीं मिली गड़बड़, वो कुछ नहीं हो रहा। तुसी अपने हारमोन ਵਧਾਈ जा रहे हो तो अपना रिस्क ਵਧਾਈ जा रहे हो, जिन्हों आप पंजाबी कहने कुड़न वाला आफन का। सो कदे भी कुड़न वाला बिहेवियर नहीं रखना, दूजे की खुशी भी बल्ले बल्ले वधिया बई तू ले ली गड्डी, इंजॉय एंड फॉरगेट आई एम हैप्पी विद माई मारुति, दैट्स इट। सो खूब इंसेक्टिसाइड करने शुरू करते हैं। हर साल ट्यूबवैल की गहराई असी 2 पाइपा होर पा दें, वाटर टेबल खत्म करता, असी इंसेक्टिसाइड लेवल इन्ने करते कि सारी जनरेशन खत्म कर रहे। किसी ने अब तक स्टडी नहीं किया कि इंसेक्टिसाइड्स नाल किन्नी हार्ट की नाड़ियाँ डैमेज हो रही हैं, जिहड़े ब्लड में घूम रहे हैं। ये तो कहना जी कीड़े मारदी है, सानू अंदरों किन्ना मार रही है, नोबडी हैज डन इट। सो इट शुड रिमेन अ नीड, इट शुड नॉट बिकम अ क्राइम। सर आजकल के टाइम में जैसे लोग बीमार ज़्यादा हैं तो हेल्थ कॉन्शियस भी ज़्यादा हैं, और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, उनको भी वो सब चीज़ के लिए सेट हैं, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। इवन कई लोगों को जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, शुगर की नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल की नहीं है, इन सब की प्रॉब्लम ना होते हुए भी उनको इसका रिस्क बढ़ रहा है। तो इसकी वजह
और इसका प्रिवेंशन कि जिसको बीपी की, जिसको शुगर की, जिसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी क्या इस चीज़ का उतना ही रिस्क है? अभी आपने बोला कि स्ट्रेस जो है, हाँ ये फैक्टर हम मान सकते हैं कि इस टाइम पे 100% लोगों के बीच में है ये कि हर बंदे को स्ट्रेस है, चाहे वो घर का, बाहर का, कहीं का भी हो। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर कहते हैं इनको। कन्वेंशनल मीन्स कि जो ऑब्वियस है कि इससे हार्ट का इंसिडेंस बढ़ रही है, जैसे स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और इनको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। बट अगर हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें, जो इन्होंने पूछा था, तो क्या रिस्क जीरो हो जाएगा? नहीं होता, कम होगा सिग्निफिकेंटली। बट जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी हमें नुकसान कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या प्रिवेंशन? उसके लिए वही है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि अपने आप में एक टॉपिक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना स्ट्रेस कम करें, इसमें बहुत रिसर्च हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा, आपने एक इम्पॉर्टेंट सवाल पैदा किया है एथलीट्स को। ये आप रोज़ सुनते हैं कि जिम में हार्ट अटैक हो गया, सो इट इज़ एज्यूम कि जो आदमी रोज़ जिम जाता है वो हेल्दी है, उसको हार्ट अटैक क्यों हुआ? आपने सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक होते देखा है, जिम कर रहे थे, दे आर कॉन्शियस, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको हो रहा है, क्यों? पहली चीज़ तो ये है, चाहे हमारी डाइट है, चाहे हमारी एक्सरसाइज है, इट ऑल हैज़ टू बी डन इन मॉडरेशन। जब आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच करते हो, उस समय आपको आपके हार्ट के अंदर की जो आर्टरीज की लाइनिंग है उसके फटने का रिस्क होता है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस कॉरोनरी आर्टरी डिसेक्शन कहते हैं। और यंग मैन में 15% हार्ट अटैक जो है वो स्कैड के कारण होते हैं, और यंग लेडीज़ में लगभग 30% हार्ट अटैक जो है स्कैड के कारण होते हैं कि फैट बिल्कुल नहीं जमा हुआ फिर भी नाड़ी फटी और एकदम बंद। और इसमें दो तीन चीज़ें हैं मेरे को कंप्लीट करने के लिए। एक तो है एक्सेसिव एक्सरसाइज, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करना। दूसरा है हार्मोन्स लेना, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के लिए आप हार्मोन्स लेते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है। आर्टिफिशियल प्रोटीन्स लेनी, सब्सटेंस यूज, और लेडीज़ में पोस्टमार्टम फेज में स्पॉन्टेनियस कॉरोनरी आर्टरी डिसेक्शन का रिस्क होता है। ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में हमें अवेयर होना है कि जिनमें ये नहीं कि आज मैंने 3 घंटे किया, आज मैं 4 घंटे करूँगा। देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू योर फिजिकल लिमिट। अपने आप को फिजिकल लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद वही चीज़ जो है वो आपको नुकसान करना शुरू करेगी। और क्या आपकी फिजिकल लिमिट है? वो ये है कि जितने पे आपको डिस्कम्फर्ट हो उसका 85% से ऊपर आपने एक्सरसाइज लेवल उतना नहीं करना। हाँ, मतलब किसी की नकल करके एक्सरसाइज नहीं करनी, नहीं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज अपने आप को असेस करके आप कितने में कंफर्टेबल है उतनी एक्सरसाइज करनी है, और लिमिटेड करनी है कि अगर आप जिम भी कर रहे हैं तो 45 मिनट 55 मिनट 50 मिनट से ज़्यादा करनी है। वे प्रोटीन की आपने बात की, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। आर्टिफिशियल प्रोटीन्स, नेचुरल वे में प्रोटीन्स लेके हमें मसल बनाने हैं। सलमान खान को देख के उसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना हमें, कि जो जिम वाला बोले वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आप टारगेट दोगे कि मेरे तो मसल बनेंगे, तुमने इतने पैसे ले लिए, तो वो आप उसको आपकी सेहत की परवाह नहीं है, उसको मसल दिखाने की इतनी जरूरत नहीं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ? देखो, मैं यही किया है कि इधर बारे ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से कुछ साइंटिस्ट ने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं कि ये हार्ट को और सारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स।
तो हमें ये जरूर है कि मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन में बने। एक लिमिट से ज़्यादा स्प्रे जितना ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा हैवी स्प्रेज जो है अवॉइड करनी चाहिए। और इस डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए कि हम रिसर्च करें कि हमारे अपनी कंट्रीज़ में जो है ये इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म पे क्या नुकसान होता है। बट इनिशियल इंडिकेशन डेफिनेटली है कि ये हमारे एंडोथीलियल सेल्स को डैमेज करती है, जिससे कि उसमें फैट डिपॉजिट और हार्ट अटैक।